गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी आरोह के काव्यखंड से अध्याय 4 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित वे आँखें कविता शीर्षक है। सबसे पहले हम सुमित्रानंदन पंत जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। इनका मूल नाम गोसाई दत्त था। इनका जन्म सन 1900 ईस्वी में कौसानी, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह इस प्रकार हैं: वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्य, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, काला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म विभूषण इन सम्मानों से सम्मानित किया गया है। इनकी मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हो गई थी। सुमित्रानंदन पंत जी छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ व प्रकृति के चितेरे कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत जी ने किया था। इनकी कविताओं में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज हमें देखने को मिलता है। पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में हुई थी तथा उसके बाद इनकी उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवा अवस्था तक पहुँचते पहुँचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने अपनी पढ़ाई के बीच में ही छोड़ दी थी और उसके बाद ये अपने स्वतंत्र लेखन करते रहे। शुरुआती दौर में इन्होंने छायावादी कविताएं लिखी, जैसे पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर इन्होंने प्रगतिशील दौर में ताज और वे आँखें जैसी कविताएं भी लिखी। इन्होंने मानववाद से प्रभावित होकर मानत तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखी हैं। पंत जी ने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। इन्होंने रूपाब नामक पत्रिका का संपादन भी किया है, जिसमें प्रकृतिवाद क्या हमें नज़र आता है। पंत जी ने हमेशा खड़ी बोली का समर्थन किया है। पंत जी की जो कविता है वे आँखें, यह एक प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया है। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती नजर आती है। बच्चों, इस कविता में पंत जी ने स्वतंत्रता से पूर्व किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया है कि दरिद्रता के मारे इन किसानों की आँखें सदा दीनता और दुख से भरी रहती थी कि किसानों की दशा कैसी थी, दीनहीन और क्या दुख भरी थी। कभी वह भी अपनी ज़मीन का खुद मालिक था, परंतु आज वह उसी से बेदखल कर दिया गया है। साहूकारों का उन पे इतना अत्याचार है कि वह क्या अपनी ज़मीन के क्या खुद ही मालिक नहीं है। साहूकारों ने उन पे बहुत ही अत्याचार किए हैं। ऋण पर ब्याज वसूलने के लिए उसने कौन कौन से अत्याचार नहीं किए उन पे। इन्हीं अत्याचारों को याद करके किसान का कलेजा दुख से फट जाता है। तो पंत जी ने
किसानों की दुखों का और अत्याचारों का इस कविता में वर्णन किया है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 काव्यखंड अध्याय 4 कवि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता वे आँखों से ली गई हैं। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता से पूर्व के भारतीय किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया है। यह चित्रण अत्यंत मार्मिक है। कवि किसान की निराश भरी आंखों में झांकता हुआ कहता है कि भारतीय किसान की आंखें मुझे एक भयानक अंधेरी गुफा से कम नहीं लगती। उसने जो किसान की आंखें हैं उसको किससे दर्शाया है? किसी अंधेरी गुफा से दर्शाया है कि उसकी आंखें क्या मुझे किसी अंधेरी गुफा से कम नहीं लगती। मतलब उसमें गरीबी, शोषण और निराशा का अंधेरा व्याप्त है। उसे वह अंधेरा वहाँ नज़र आता है। जिस प्रकार गुफा के भीतर झांकने में भय लगता है, उसी प्रकार इस किसान की आंखों में देखने से भी डर लगता है। जब हम कहीं गुफा में जाते हैं तो हमें वहाँ घुसते हुए डर लगता है ना कि कितना अंधेरा है। उसी प्रकार हमें क्या है, एक किसान की आंखों में देखते हुए भी डर लगता है कि किसान की आंखों में गरीबी, शोषण, दुख और पीड़ा को देखकर कवि का हृदय क्या होता है? सिहर उठता है, कांप उठता है कि उस किसान की आंखों में मतलब कितनी दुख भरे हैं। इसलिए उसकी आंखों को देखने से कवि को क्या लगता है? डर लगता है। इसमें भयानक गरीबी का दुख है और उनका चुपचाप गरीबी सहते जाना समाया हुआ है। ये मौन रोदन करती सी जान पड़ती हैं। मतलब उनकी आंखें क्या लगती हैं? चुप तो रहती हैं पर क्या लगती हैं? हर पल रोती हुई सी जानी पड़ती है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह खिसका। स्वाधीन का अर्थ है स्वतंत्र, मझधार का अर्थ है धार के बीच में, और कगार सदृश का अर्थ है किनारे के समान। इन पंक्तियों में कवि ने यह बताया कि कभी यह किसान सुखी भी था, परंतु आज उसकी दशा अत्यंत दयनीय है। उसकी वर्तमान दशा का चित्रण करते हुए कवि पंत जी कहते हैं कि भारतीय किसान कभी स्वतंत्र था, स्वावलंबी था और उसके पास अपना कहने के लिए कुछ खेत भी थे। तब उसकी आँखों में वह स्वाभिमान की चमक नज़र आती थी। वह अपना जीवन अपने तरीके से जीता था, ना किसी का अंकुश, ना किसी का बेगार। अर्थात वह सब प्रकार से स्वाधीन था। खेतों पर उसका अपना अधिकार था। सारे संसार ने आज किसान को क्या कर दिया है? मझधार में छोड़ दिया है। आज कोई उसकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके पास कहने के लिए क्या? उसके खेत नहीं रहे हैं, क्योंकि अब उसके खेतों में ज़मींदारों का अधिकार है। ज़मींदारों ने उसके खेतों पे अपना पूरा अधिकार कर लिया है। संसार ने किसान से उसी प्रकार किनारा कर लिया है जिस प्रकार से नदी का कोई रेतीला किनारा नदी के प्रवाह से टूटकर उसमें गिर जाता है और फिर चुपचाप उसी के साथ बहकर वहाँ से खिसक लेता है। अर्थात वह नदी के प्रवाह में टूटकर नदी में मिलकर वहाँ से क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तृण तृण से। दृग मतलब नेत्र होते हैं बच्चों, और तृण का मतलब होता है तिनका। तो इन पंक्तियों में
कवि ने ऋणदाताओं ने किसान को अपने शिकंजे में लेकर उसे उसकी संपत्ति से क्या कर दिया है, बेदखल कर दिया है। और आज भी उसे अपने किसानों को अपने लहलहाते खेतों की याद आ जाती है। उस किसान की आंखों में आज भी वे लहलहाते खेत झूम उठते हैं जिनसे उसे वंचित कर दिया गया है। किसान की आंखों में भी क्या नज़र आते हैं, हमें या कवि को उसके लहराते हुए खेत नज़र आते हैं। सूदखोर सेठों ने थोड़े से ऋण के बदले उसकी सारी खेती हथिया ली है। उन खेतों का एक एक तिनका उसे इतना प्यारा था कि उसे देखकर किसान के जीवन में मानो हरियाली छा जाती थी। मतलब उसको अपने खेतों को ऐसे लहराते हुए देखकर उसकी जीवन में खुशहाली और संपदा आ जाती थी। उसका मन प्रसन्न होता था। दुर्भाग्य से उसे आज उन्हीं खेतों के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। उन साहूकारों द्वारा थोड़े से ऋण और ब्याज दरों के लिए उन्हें उनके खेतों से क्या कर दिया गया है, वंचित कर दिया गया है। खेतों से वंचित होने से जैसे उसके जीवन की प्रसन्नता ही चली गई हो। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। आँखों का तारा शब्द का अर्थ है अत्यधिक प्यारा। पुत्र या पुत्री कोई भी हो सकता है। कारकुनों, सूदखोरों या जमींदार के कारिंदों। इन पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय किसान की दयनीय दशा का मार्मिक चित्रण किया है। महाजनों ने किसानों के द्वारा लिए गए ऋण के ब्याज के पड़ते में अत्यधिक प्रताड़ित किया है। मतलब ऋण के ब्याज के पीछे उन्होंने उनको क्या किया है, बहुत ही प्रताड़ित किया है। ब्याज न चुका पाने के कारण महाजनों ने उसके पुत्र तक की हत्या करवा डाली। ऐसी दुखी किसान की दीन दशा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि किसान का प्यारा बेटा, उसके कलेजे का टुकड़ा, उसके बुढ़ापे का सहारा जवानी में ही साहूकार के कारिंदों की लाठियों के निर्मम प्रहार से मारा गया है। मतलब किसान अगर अपना ब्याज नहीं चुका पाता तो जो साहूकार के यहाँ काम करते हैं, उसके काम करने के वाले लोग हैं, उन्होंने क्या अपनी लाठियों के प्रहार से किसान के बेटे को क्या बहुत ही निर्मम तरीके से मार दिया है। अपने प्रिय बेटे की इस प्रकार की गई क्रूर हत्या का दृश्य आज भी उसकी आंखों में उसी तरह ताज़ा है जिस प्रकार उसकी हत्या की गई, जवानी में उसके पुत्र की हत्या की गई। वह दृश्य उसकी आंखों में आज भी वैसे ही ताज़ा है। उसकी यादों में उसकी मौत का वह हादसा आज तक उसे उतनी ही पीड़ा पहुंचाता है। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। कुर्क मतलब किसी घर की कुर्की होना और बर्दों का अर्थ है बैलों। सेठ साहूकार गरीब किसानों को ऋण देने के बाद अपने अत्याचारों से उन्हें किस प्रकार बर्बाद करके रख देता है, इसका वर्णन उन्होंने इन पंक्तियों में किया है। कवि कहते हैं कि साहूकारों ने गरीब किसानों को दिए गए धन को वसूलने के लिए कौन कौन से अत्याचार नहीं किए। उन्होंने धन और ब्याज उगाने के लिए उसने किसान के घर और संपत्ति सबकी नीलामी करवा दी और उसे घर से बेदखल कर दिया। अपने ऋण का ब्याज उसने एक एक पाई करके वसूल कर लिया। उससे साहूकार से जो अत्याचार बन पड़ते थे उसने क्या सारे अत्याचार किसान पर किए। उसके हृदय में किसान की दीन दशा देखकर जरा भी दया नहीं आई। साहूकार को किसान को देखकर बिल्कुल भी दया नहीं आई। उसने देखते ही देखते किसान की प्राणों से भी प्यारी बैलों की जोड़ी भी कुर्क करवा दी, जो किसान के
प्यारे बैलों की जोड़ी थी, उन्होंने उसकी भी क्या करवा दी, कुर्की करवा दी। किसान की निर्धनता के कारण विवश होकर उनकी कुर्क होते देखता रहा, पर लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया। किसान इतना निर्धन था कि वह क्या देखता रहा कि साहूकार उसके प्यारे से बैलों की क्या कर रहा है, कुर्की कर रहा है, पर लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। उसकी स्मृति में बैलों की कुर्की का वह दृश्य आज भी उसे अच्छी तरह याद है। मतलब उसके मस्तिष्क में आज भी वो क्या है, जीवित है। वह वेदना आज भी उसे क्या देती है, बहुत टीस देती है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुक्की खेती। उजरी का अर्थ है गोरी या सफ़ेद रंग की। दुहाने, दूध दुहाने के लिए, और आँखों में नाचा मतलब बार बार सामने आना, कोई दृश्य को याद करना। इस पद्यांश में कवि ने महाजनों के अत्याचारों से पूरी तरह से बर्बाद किसान की मार्मिक व्यथा प्रकट की है। किसान की संपत्ति और गोधन तक नीलाम हो चुका है। वह पिछले दिनों को याद करते हुए उन यादों में खोया रहता है और कहता है कि किसान को अपने उजरी गाय से बड़ा स्नेह था। इसमें उजरी का अर्थ है उसकी जो गाय है उसका नाम क्या है, उजरी है। तो किसान को अपनी उजरी गाय से क्या था, बहुत ही प्यार था, स्नेह था। उजरी भी उससे उतना ही प्यार करती थी, उसे उतना ही स्नेह करती थी। किसान याद करता है कि उसकी उजरी गाय उसके सिवाय अन्य किसी को दूध दुहाने के लिए अपने पास ना आने देती थी। मतलब गाय दूध दुहाने के लिए सिवाय किसान के किसी को अपने पास नहीं आने देती थी। उसकी आंखों के सामने आज भी गाय का वह स्नेह व्यवहार बिल्कुल स्पष्ट है। मतलब उसे अपने गाय का वह व्यवहार बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसकी आँखों में स्वयं से बिछड़ गई गाय की विरह वेदना उमड़ उमड़ पड़ती है। उसकी आँखों में अपने गाय से जब वो विदा हुई होगी वहाँ से, तो उसकी जो विरह वेदना है उसकी आँखों में हमें नज़र आती है। उसका तो सारा संसार ही वह गाय थी। उसके चले जाने से उस बेचारे किसान का तो जैसे सुख में संसार ही विनष्ट हो गया हो। परंतु यादों पर किसका जोर है, वह तो उसे याद आती ही रहेंगी। बिना दवा दर्पण के घर ने स्वर्ग चली आँखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घरनी शब्द का अर्थ है पत्नी, दूध मुही का अर्थ है नन्ही या दूध पीती। इसमें किसानों की आर्थिक दुर्व्यवस्था का बड़ा ही मार्मिक चित्र दर्शाया गया है। सेठ साहूकार महाजन किस प्रकार दरिद्र अनपढ़ किसानों को अपने शोषण का शिकार बनाकर उन्हें बर्बाद कर देते हैं। यह इस कविता का मूल कथ्य है कि किसान की पत्नी दवा दारू के अभाव में अपनी जान से हाथ धो बैठी है। किसान पर धन की इतनी मार थी कि वह अपने घर को चलाने वाली पत्नी का ढंग से भी इलाज नहीं कर सका। पत्नी की मृत्यु के बाद तो जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। अक्सर उसकी आंखें उसकी याद में आंसुओं से भर आती हैं। पैसे के अभाव में किसान अपनी बीमार पत्नी का इलाज ना कर पाया और माँ के बिना उसकी दूध पीती बच्ची भी 2 दिन बाद मर गई और वह विवश लाचार बना सब कुछ देखता रहा। अपनी इसी लाचारी पर उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं कि उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसके दूध पर आश्रित उसकी नन्ही बेटी भी मर गई। दोनों की इस प्रकार मौत से उसे बहुत दुखी किया है। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन।
पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। विधवा का अर्थ है जिसके पति का निधन हो गया हो। पतुहु का अर्थ है बहू, मतलब पुत्र की वधू। पतिघातिन का अर्थ है पति की हत्या करने वाली। इस पद्यांश में एक गरीब किसान का हंसता खेलता परिवार किस प्रकार महाजन के ऋण और ब्याज चुकाता कर देने के सब प्रयासों के बावजूद उनके शोषण और अत्याचार के चक्र में पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। किसान का घर द्वार तक बिक जाता है। पत्नी व दूध मुही बच्ची दवा दारू के अभाव में मर जाते हैं। देशवश किसान के युवा बेटे को साहूकारों ने मरवा डाला, पर उसकी दुखभरी कहानी यहीं पे समाप्त नहीं होती। उसकी पुत्रवधू, मतलब बेटे की बहू, उसकी पुत्रवधू का इन अत्याचारियों ने क्या हाल किया, उसी का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। कवि कहते हैं कि उस किसान के घर में मुसीबतों का अंत यही नहीं होता। उस घर में उसकी पुत्रवधू की कथा भी कम हृदय विदारक नहीं है, मतलब हृदय को झकझोरने वाली नहीं है। वह पहले कभी उस घर की लक्ष्मी और कल्याणी कही जाती थी, परंतु महाजन के आदमियों द्वारा पति के मारे जाने पर भी वह अपने पति के हत्यारन कहलाई। पति की हत्या में उसका कोई दोष नहीं था, फिर भी थानेदार ने गांव में किसान की रही सही इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए एक दिन उसे कहाँ बुलाया, थाने में बुलाया कि क्या है, और उस पर यह आरोप लगाया कि यह अपने पति की हत्या करी है। उस पर यह आरोप लगाया गया कि इसने अपने पति की हत्या करी है। थानेदार ने उसे भी भ्रष्ट कर दिया। वह बेचारी अपने सतीत्व की रक्षा न कर पाने की लज्जा के कारण कुएं में डूबकर मर गई। इस प्रकार किसान अब पूरी तरह से अकेला रह गया है। अकेले में उसे ये सब घटनाएं पूरी तरह जीवन दिखाई देती हैं। खैर पैर की जूती जोरो, ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। पैर की जूती मतलब हीन। जोरू शब्द का अर्थ है पत्नी या स्त्री। सांप लौटते मतलब बहुत बुरा लगना। फटती छाती शब्द का अर्थ है बहुत दुख होना। इन पंक्तियों में गांव के महाजन अपना ऋण वसूलने के लिए किसानों पर घोर अत्याचार करते हैं। किसान का घर द्वार, बर्तन, खेती, बैल सब एक एक करके बिक जाते हैं। पुत्रवधू थानेदार की वासना का शिकार होकर आत्महत्या कर लेती है। आज वह अपनी पत्नी व जवान बेटे की स्मृतियों में खोया हुआ बार बार तड़प रहा है। कवि कह रहे हैं कि पत्नी मर गई तो मर गई, उसका मरना इतना कष्टकर भी नहीं है। कवि ने इन पंक्तियों में बताया कि किसान क्या सोच रहा है कि पत्नी मर गई तो मर गई, लेकिन उसका मरना इतना कष्टकर नहीं है। वह वैसे भी पैर की जूती ही तो थी। उसने अपनी पत्नी को क्या बोला है, वह वैसे भी क्या उसकी पैर की जूती थी। एक नहीं रही तो दूसरी आ जाती। अगर एक नहीं रहती तो पत्नी क्या आती, दूसरी आ जाती। परंतु जब उसे अपने जवान बेटे की याद आती है तब उसकी छाती फटने लगती है, मतलब उसे बहुत ही दुख होता है। बेटे को किस प्रकार साहूकार के कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला, वह दृश्य उसके सामने अभी तक जीवित है। इसलिए उसकी याद आते ही उसका मन पीड़ा से भर उठता है। उसे लगता है कि जब अपने जीते जी वह अपने बेटे को नहीं बचा पाया, तब वह दूसरी बीवी लाकर क्या करेगा। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। स्मृति का अर्थ है याद, तुरंत का अर्थ है शीघ्र, शून्य मतलब आकाश, और चितवन शब्द का अर्थ है दृष्टि।
प्रस्तुत पद्यांश में पंत जी ने स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय किसान की आर्थिक और सामाजिक दुर्व्यवस्था का अत्यंत हृदय विदारक वर्णन किया है। हमारे पेट के लिए अन्न उपजाने वाला किसान कभी महाजनों के शोषण का शिकार बनता है तो कभी सरकारी अफसरों के शोषण का। यह नहीं, दुर्भाग्य भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसके पूरे परिवार के लुट जाने से अब उसकी ज़िंदगी में कोई उत्साह नहीं रह गया है। किसान को जब भी अपना पिछला वैभवशाली सुखमय संसार याद आता है तब उसे क्षण भर के लिए सुख और आनंद मिलता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। जब वह अपनी पुरानी बातें याद करता है तो वो यादें उसकी आंखों में क्या एक चमक लाती हैं। उसे अपने खेत, घर द्वार, गाय, पत्नी, पुत्रवधू, पुत्री सबकी स्मृतियाँ क्या देती है? सुख देती हैं। किंतु जब उसकी कल्पना वर्तमान से साक्षात्कार करती है, जब वह धीरे धीरे यथार्थ की भूमि पर आती हैं, तब उसकी नज़रें शून्य में कहीं गड़ी रह जाती है। मतलब कहीं क्या दूर आकाश में क्या करती है? खो जाती हैं। उसकी आंखों में एक एक करके वे सब जीवित होने लगते हैं जो अब उसके जीवन में है ही नहीं, जो पूरी तरह से क्या हो गए हैं? गायब हो गए हैं, चले गए हैं उसके जीवन से। उन सब की स्मृतियाँ भी उसे अब क्या दुखदाई लगने लगती हैं। मतलब अब उनकी यादें भी उसे क्या पहुंचाती हैं? दुख पहुंचाती हैं।